कुछ बेसिक फंक्शंस के हम लोगों ने फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करने शुरू किए थे प्रीवियस क्लास में, और अब उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्चुअली ये भी बता दिया था कि अगर इवन फंक्शन हो तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, ऑड हो तो कैसा होगा, अगर नाइदर इवन नॉर ऑड हो तो कैसा होगा। तो एक आपको ओवरव्यू टाइप का मिल गया था फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, अब वन ऑफ द एप्लीकेशंस इज कि अगर सपोज मेरे पास एक फंक्शन है विच इज लाइक ऑफ दिस नेचर, suppose it is like this, and this is suppose x-axis and this is fx, and this is suppose capital A, the height. This type of function is given, and it is also given that the Fourier transformation of this is defined as minus infinity to plus infinity f of x e to the power ikx and dx. This is the definition that is given. And please remember, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे माइनस आ जाए तो एक गलत हो जाएगा। दैट मे बी अनदर डेफिनेशन, बट आई एम गिविंग यू दिस डेफिनेशन। वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना, कि उसको देख के नहीं घबराना है। तो मान लो कि मैंने ये डेफिनेशन आपको दे दी है, और इसमें नेचर देखने में बहुत मजा आने वाला है कि रियल स्पेस में जो एक डिजिटल फंक्शन है माइनस ऑफ ए टू ए के बीच में, इट इज कैपिटल ए, द फंक्शन इज capital A between minus A to A, and the function is absent otherwise, right? So ये तो डिफरेंस है, यहाँ पे periodicity is not necessary Fourier transformation में। तो how we will handle this? What will be the Fourier transformation of this function, and how we will handle this Fourier transformation, right? तो अगर मैं f के लिखूं, so that will be equal to minus infinity to minus a तक जब आओगे तो you will get zero, और जब a से इंफिनिटी जाओगे तब ऑल्सो यू विल गेट जीरो, क्योंकि वहां पे तो कोई फंक्शन है ही नहीं। क्यों भाई? तो फंक्शन है माइनस ए से ए के बीच में कितना है, कैपिटल ए, एंड इट इज ई टू द पावर आई के एक्स एंड डी एक्स। दिस इज द फंक्शन। नाउ राइट द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो इट विल बिकम ए ई टू द पावर आई के एक्स बाई आई के, लिमिट minus a to a, and this will become a by ik and e to the power I k a minus I k a, राइट? और क्या बनने वाला है ये पहले ही नजर आना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो किस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं, ये आपको पहले ही दिखना शुरू हो जाता है। तो जब यहाँ पे लिखोगे तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू a अपॉन, सो लेट मी राइट इट एज 2a अपॉन k, और यहाँ पे साइन के ए। ओके, सो एफ के इज 2a अपॉन के साइन के ए बाई के। ठीक है, तो जब तुम इसको लिखना चाहोगे तो इट विल बिकम एफ ऑफ के, दिस विल बिकम
2a and a अपॉन साइन के ए अपॉन के ए, कुछ ऐसा लिख लेता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स का नेचर हमें पता है। वी अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। सो बिकॉज साइन एक्स बाई एक्स का नेचर पता है, इसलिए इसको बना लिया वैसा, जो भी साइन के अंदर था वैसा ही डिवीजन में नीचे भी लिख लिया। करेक्ट। तो अब जब तुम इसको देखते हो तो इसका प्लॉट कैसा दिखेगा तुम्हें? एट k is equal to 0, this will become 1, because you know that limit of x sine of x by x tending towards, yes, 0 is equal to 1। तो जब तुम यहां देखोगे तो it will be 1, that means it will be 2a into a, right? और जब आगे बढ़ोगे तो साइन x by x का प्लॉट, इट इज इवन फंक्शन, तो दिस विल बिकम like this and it will become like this. So this side it will become f of k and this side it will become k. So you can see in real space the function which was just between two limits, in Fourier space it is extended to minus infinity to plus infinity. तो इस टाइप के बिहेवियरल चेंज भी फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन में देखे जा सकते हैं, और अगर इसका इनवर्स फुरियर करोगे तो वापस वो बन जाएगा, राइट? So this is very, very interesting Fourier transformation and very interesting understanding of Fourier transformation. Okay. Since the Fourier transformation is related to integral, it is integral transformation. और लिमिट्स कहाँ से कहाँ है? लिमिट्स आर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ऑब्वियसली हर फंक्शन का तुम फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिख सकते हो, क्योंकि तो एक तुम्हें लिखना चाहिए existence of Fourier transformation, because every function will not have its Fourier transformation. So that's why there is something which is known as existence of Fourier transformation, and that is given by integral minus infinity to plus infinity mod of ht, because ht can be a complex number also, dt. This should not be become 0. This should be less than infinity. This should not become infinity. Sorry, this should not become infinity. क्योंकि अगर ये इंटीग्रल इंफिनिटी हो गया तो फिर आप फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी, उसका तो पता ही है वो वैल्यू -1 से 1 में रहती है। बात है फंक्शन की, राइट? मॉड ऑफ e टू द पावर आई एक्स विल बी 1, राइट? बिकॉज that will be sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसका भी दोनों एग्जाम्पल ले लो, एक लिख लो कि जब एग्जिस्ट करेगा और एक लिख लो कि जब एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिखना जरा। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, सो इसका एग्जिस्ट करेगा, और अगर मैं ले लेता हूं e टू द पावर टी स्क्वायर तो इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो एग्जिस्टेंस ऑफ Fourier transformation is very, very important. जिन फंक्शंस का फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा, वेरी ऑब्वियस हम उसी का फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं, बाकी का हम फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिख सकते।
तो जब मैंने यहाँ पे आपसे कहा, ये सेम चीज मैं टाइम डोमेन में भी कर सकता हूँ, राइट? क्विकली कर सकते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही जाएगा। इसको कोई टाइम लिख लेना, टाइम पीरियड माइनस टी नॉट टू टी नॉट, ठीक है। और इसमें एक चीज और देखना कि अगर तुम इस विड्थ को बढ़ाते जाते हो, सपोज आप इस विड्थ को बढ़ाते जाते हो, तो क्या होगा? अगर विड्थ को बढ़ाते जाते हो तो ए की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो यहां पे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, इट्स हाइट विल इंक्रीज, राइट? और अगर तुम एक को बहुत बड़ा कर लो, तो ये फंक्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट फंक्शन ए बन जाएगा। क्यों भाई? अगर इसको हम बड़ा करते जाएं, बड़ा करते जाएं, बड़ा करते जाएं, तो यानी पूरे पूरे वैल्यू में ही दिस विल बिकम अ कांस्टेंट फंक्शन। वहां पे उसकी हाइट ऊपर होती जाएगी, और वो इमीडिएटली दैट विल फॉल टू जीरो व्हेन योर साइन के ए बाई के ए है, जिसमें ए इज वेरी लार्ज, so that value will immediately fall to zero, that will approximate to delta function. So in this question, if a becomes very very large, so this side fx will become like a constant function, and fk will become delta function k. fk will become delta function k. इस तरीके से चेंजेस आने वाले। यस, तो ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट था। अब जो है एक वेल नोन फंक्शन है जिसको आप हर जगह यूज भी करते हो, एंड दैट इज गॉसियन फंक्शन। तो जरा देखते हैं कि गॉसियन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसका शेप क्या होता है, और अगर रियल स्पेस में हम कोई चेंज करते हैं तो फूरियर स्पेस में किस तरीके का चेंज नजर आता है। ये सारी बातों को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। So now we have a function h of t is equal to e to the power minus t square upon 2 sigma square, where sigma is a positive number that represents something. I will talk about it in probability distribution, जो वेरिएंस वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब मैं डिस्कस करूंगा, एक हम मैं यूनिट अलग से डिस्कस करता हूं जिसका नाम होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैं तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करता हूँ। कौन कौन से? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और उसका यूज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स तीनों में होता है। तो दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। तो ये तुम्हारा फंक्शन है, ट्राई करोगे लिखने को? लेट अस गिव अ ट्राई। तो जस्ट दिस इज गिवन एंड यू हैव टू compare it, get the value. So if you write the Fourier transformation, you will write minus infinity to plus infinity e to the power minus t square by 2 sigma square e to the power minus j 2 pi ft and dt, right? So this will become integral minus infinity to plus infinity. These will add up. It will become minus t square by 2 sigma square minus j 2 pi ft and dt. It will become like this. Okay.
Now compare with this. What is value of A? 1 by 2 sigma square. What is the value of B? Minus J 2 pi F. So now integrate it. It will become under root pi by alpha, which is 1 by 2 sigma square, and e to the power B square will be minus 4 pi square F square upon 4A, 4 into 1 by 2 sigma square. So this will become under root of 2 sigma square pi into e to the power minus कितना आएगा भाई 2 pi square sigma square and F square. ठीक है? So this is very interesting Fourier transformation, which suggests that the shape of the graph will not change for Gaussian function. बाकी सबका shape entirely change हो जा रहा था, लेकिन Gaussian function का Fourier transformation remained Gaussian function. So the Fourier transformation of the Gaussian function is again a Gaussian function. बोलो. Fourier transformation of a Gaussian function remains a Gaussian function. So if you check this, it will become this is the graph in real space. This value is 1. This is st. And this is 0. This is t. And the Fourier transformation, it is under root of 2 sigma square pi. So it will become under root 2 pi into sigma, and graph will be like this. This is f, this is 0. So Fourier transformation of Gaussian function is again a Gaussian function. Now you can see that कि जैसे जैसे तुम सिग्मा की वैल्यू को बढ़ाओगे तो क्या होगा. तो पहले अगर इसको ध्यान से देखो, तो अगर सिग्मा की वैल्यू को तुम कम करते हो तो 1/2 सिग्मा स्क्वायर बढ़ जाएगा. तो अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट बढ़ रहा है तो इस ग्राफ को और तेजी से खत्म कर देगा. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एवरीबॉडी, राइट. सो अगर मैं 2 सिग्मा पे ग्राफ बनाऊं तो इट विल बी लाइक दिस. सो दिस इज सिग्मा 1, this is sigma 2, and sigma 2 is greater than sigma 2 is less than sigma 1. राइट. तो अब जैसे जैसे तुम सिग्मा बढ़ाओगे ये ग्राफ कैसा होता जाएगा, डेल्टा फंक्शन के डायरेक्शन में जाता जाएगा, और तेजी से गिरेगा और तेजी से गिरेगा और तेजी से गिरेगा. इट विल फाइनली सिग्मा इज वेरी वेरी लार्ज, सिग्मा इज वेरी वेरी स्मॉल. सिग्मा को जैसे जैसे मैं छोटा करता जाऊंगा ये ग्राफ बहुत तेजी से गिरने लगेगा सिग्मा की वैल्यू को कम करते ही. तो इट विल बी गोइंग टूवर्ड्स डेल्टा फंक्शन. अगर मैं सिग्मा की वैल्यू को कम करूं तो डेल्टा फंक्शन की तरफ जाएगा. और उसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ है e टू द इतना इंटू e टू द पावर माइनस 2 पाई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एफ स्क्वायर. राइट. So if you decrease sigma here,
अगर तुम सिग्मा को इंक्रीज करोगे तो यहाँ ब्रॉड होता जाएगा ग्राफ। पहले इंक्रीज देख लेते हैं। अगर मान लो मैं सिग्मा बढ़ाऊं तो क्या होगा, ये ग्राफ और ब्रॉड हो जाएगा, लाइक दिस, लाइक दिस ब्रॉड होता जाएगा। दिस इज सपोज सिग्मा 3, तो सिग्मा 3 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1, स्लो गिरेगा, इट विल बिकम ब्रॉडर एंड ब्रॉडर। तो अगर तुम सिग्मा की वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, ग्राफ ब्रॉड होता जा रहा है। तो ब्रॉड मतलब वो कांस्टेंट की तरफ जा रहा है, मतलब उसका ऊपर वाला ही इतना ब्रॉड हो जाएगा कि वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट जैसा दिखेगा। और इधर क्या होगा, अगर सिग्मा बढ़ा रहे हो तो ये ग्राफ तेजी से गिरना शुरू हो जाएगा, तो इट विल गो टूवर्ड्स डेल्टा फंक्शन। तो सिग्मा इंक्रीजेस तो एच टी गोज टूवर्ड्स कांस्टेंट फंक्शन, एंड सिग्मा इंक्रीजेस तो एच एफ गोज टूवर्ड्स डेल्टा फंक्शन। So this is something very, very interesting which you can see in the nature of the graph. One is known as unit step function and function, इसका तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, पास करना पड़ जाएगा, कहीं ये पोटेंशियल की प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करेगा, बहुत कुछ ये कर सकते हैं। जहां भी ये फंक्शन यूज होंगे ये प्रॉपर्टीज क्लियर। आपके देखने के लिए भी बात में कर देता हूँ कि साइन टी इज 2/j ओमेगा, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन तो देखो क्या है, ये फंक्शन है -1 to 1, दिस इज 0, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन है 2/j ओमेगा, राइट। तो अगर मैं यहां पे 1 ऐड कर दूं, +1 इस फंक्शन में, तो ये कैसा बन जाएगा, इट विल बिकम लाइक दिस, क्योंकि इधर वाला पूरा पार्ट 0 आ जाएगा, इधर वाला 2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स इट इज 2 टाइम्स यूनिट स्टेप फंक्शन, राइट। तो हो क्या रहा है कि अगर मैं एसजीएन में 1 ऐड कर दूं तो इट बिकम्स 2 टाइम्स यूनिट स्टेप फंक्शन, क्योंकि 2 है ना, ये वाला 0 हो जाएगा, 1 ऐड कर दिया ना पूरे फंक्शन में। एस एसजीएन फंक्शन में 1 ऐड कर दिया तो पूरे स्पेस में ऐड होगा ना, फंक्शन में ही ऐड हो रहा है, तो ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 2 हो जाएगा, तो इट विल बिकम लाइक दिस। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एसजीएन में अगर 1 ऐड कर दूं तो दिस विल बिकम 2 टाइम्स यूनिट स्टेप फंक्शन, करेक्ट। तो अगर मैं फुरियर लिखूं, फुरियर ऑफ SGN t +1, it will become 2 times Fourier of unit step function, करेक्ट। अगर फुरियर लगा दें तो दोनों तरफ फुरियर लग गया, तो फुरियर ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन becomes half of SGN function which is 2/j omega plus Fourier of 1 which is delta function, 1 का फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन डेल्टा फंक्शन ओमेगा। सो यूनिट स्टेप फंक्शन का आपने फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लिया विच इज 2/j ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। समझ आया। तो इसका मतलब खाली एक ही पॉइंट ऐसा होगा ओमेगा इज इक्वल टू 0 जहां पे डेल्टा फंक्शन की वैल्यू होगी,
बाकी हर जगह डेल्टा फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी।